जिसमें मानव पूंजी के निवेश करने की आवश्यकता है, यानी वस्तुओं और स्वास्थ्य, कार्य, प्रशिक्षण, प्रवास, सूचना पूंजी इत्यादि में निवेश करके मानव पूंजी को सशक्त करा जा सकता है। यानी मानव पूंजी का प्रमुख घटक क्या है, मानव को क्या क्या चाहिए, तो भोजन चाहिए, आवास चाहिए, शिक्षा चाहिए, वस्त्र चाहिए और स्वास्थ्य चाहिए। अगर इन चीजों में सरकार निवेश करता है तो मनुष्य क्या होगा, बहुत ही कार्यकुशल और दक्ष साबित होगा, जिससे हमारे रोजगार, हमारे अर्थव्यवस्था, हमारे सृजन पे भी बहुत बड़ा योगदान साबित होगा। अर्थात मानव पूंजी के खास अभिप्राय देश में एक निश्चित सीमा में कुशलता, ज्ञान, दक्षता, शिक्षा और ज्ञान भंडार से है। अगर उसको कुशल व्यक्तियों का स्टॉक एवं भंडार हो तो इससे क्या हो सकता है, और आगे बढ़ हम लोग सकते हैं। अगर हमारे पास सभी कुशल व्यक्ति हों, सभी दक्ष हों, सभी स्वस्थ हों, तो हमारे यहाँ और क्या होगा, विकास बढ़ सकता है, उस पर खर्चा कम होगा। अब मान लें कोई मेडिकल क्या पेशेंट है, यानी कोई हमेशा तबीयत खराब रहता है, तो बार बार उसको क्या होगा, इलाज करवाने के लिए पैसा होगा चाहिए, वो डिस्टर्ब होगा, वो अपने कार्य में नहीं मेहनत कर पाएगा, उसके फैमिली मेंबर उसमें ग्रसित हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें होती है। कह रहा है कि इस प्रकार मानव पूंजी का निर्माण कौशल एवं सुविज्ञान प्राप्त अनुभवी व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने से प्राप्त होगा, यानी जिसके लिए अच्छी मानव पूंजी होनी चाहिए। डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, कुशल प्रशासक, समाज सेवी, मनोवैज्ञानिक, शिक्षक, शिक्षाविद इत्यादि ही क्या है, मानव पूंजी है, जो मानवीय संसाधन को अधिक मानव पूंजी उत्पादन करने में निवेश करते हैं। यानी अगर हमारे यहाँ ज्यादा डॉक्टर होंगे, वैज्ञानिक होंगे, इंजीनियर होंगे, कुशल प्रशासन होगा, यानी अच्छे पुलिस ऑफिसर होंगे, समाज सेवी होंगे, मनोवैज्ञानिक होंगे, शिक्षक होंगे और शिक्षा देने वाले शिक्षक होंगे, तो हमारा क्या होगा, मानव पूंजी अत्यधिक बढ़ेगा, क्योंकि हमारा समाज इसी पर आधारित है। हमारा मानव संसाधन कैसे सुदृढ़ होगा, सशक्त होगा, इसी गंभीरता पर पूर्ण विचार करें। यानी आप लोग भी विचार करना आवश्यक है, कैसे हम मानव शक्ति को बढ़ा सकते हैं, किन किन चीजों द्वारा। ठीक है, यह परिश्रम कर जनसंख्या में समग्र भागों के लिए पर्याप्त भोजन, तन ढकने के लिए वस्त्र, सर छिपाने के लिए आवास, तीनों प्रारंभिक आवश्यकताओं को पूरा कैसे कर सकते हैं। हमारे यहाँ आज करीबन 65 से 70% लोग बहुत इतने गरीब हैं जिनको ना तो अच्छा भोजन मिल पाता है, ना तो अच्छे घर में रह पाते हैं, ना तो अच्छे कपड़े पहन पाते हैं। तो इन सारी चीजों को जब तक पूरा नहीं किया सकता है तब तक मानव पूंजी सुदृढ़ नहीं हो सकती है, क्योंकि क्षमता तो उनके अंदर भी है लेकिन उनके पास ये चीज नहीं है, इस कारण वो आगे प्रगति नहीं कर पा रहे हैं, गरीब गरीब ही रह जा रहे हैं। इस परिवेश में कहा जाए कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। यानी अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आपके पास कोई टेंशन नहीं है, तो आपका मस्तिष्क भी बहुत ज्यादा काम करेगा। आप अगर डिप्रेशन में कोई चीज को रात दिन सोच रहे हैं, आप बीमार हैं, आपके पास कमी है, तो आपका मस्तिष्क भी काम नहीं करेगा। कभी कभी देखते होंगे हम लोग वो चीज जानते हुए भी नहीं कर पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में प्रेशर अलग होता है। इसलिए स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, ऐसा कहा जाता है। जो 4 अवयव को मिलाकर मानव पर असर डालता है, यानी शिक्षा का माध्यम जो उसके स्तर को ऊंचा करता है, आर्थिक विकास जो उसके सुदीर्घ सूचक होता है, और पूंजी जो उसका निर्माण के लिए होता है, और विकास जो उसके पूरे विश्व में लहलाता है, यानी पूरे विश्व में उसको अव्वल साबित करता है। कुशल मानव पूंजी रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों को जन्म देती है। भारत में आज भी खास करके सूचना प्रौद्योगिकी में विश्व में अव्वल देश की गिनती होती है, यानी सूचना प्रौद्योगिकी में भारत का स्थान अव्वल देशों में होता है, जिसमें इंजीनियर, कुशल और तीक्ष्ण यानी तेज बुद्धि वाले लोग साबित होते हैं। फलस्वरूप हमारे देश के भीतर विदेशी पूंजी इतना अधिक आने लगा है, हमारे देश में रोजगार का अवसर काफी बढ़ने लगा है। यानी बाहर से भी लोग क्या हो रहे हैं, यहाँ पे कंपनियां लगा रहे हैं दूसरे देशों से भी, तो हमारे यहाँ मानव पूंजी का सही उपयोग हो रहा है, जो लोग पढ़े लिखे हैं। बेंगलोर, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली इत्यादि शहरों में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रीय बिंदु बन गया, जिसमें हजारों लोगों को प्रतिदिन रोजगार में काम करते हैं। अब देखिए कह रहा है कि आधुनिक मंदी का सेवा क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा। अंतिम टॉपिक आपका है, तो देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि आर्थिक विकास का किसी भी राष्ट्र एवं राज्य पर सतत प्रक्रिया है। जैसे जैसे युगों में परिवर्तन हो रहा है, वैसे वैसे विकास की प्रक्रिया में भी उतार चढ़ाव या बढ़ोतरी या घटाव हो रहा है। अर्थव्यवस्था में पुरानी चीजों को विलुप्त होना ही पहचान है। यानी अर्थव्यवस्था में कह रहा है कि पुरानी चीजों का विलुप्त होना ही पहचान है, और नई चीजों का इजाद होना ही अर्थव्यवस्था के लिए सही माना जाता है। समय परिवर्तन के साथ व्यक्तियों की मांग और उसके फैशन में भी परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि भारत में कह रहा है कि 1991 ईस्वी में वैश्वीकरण के पश्चात विकास में काफी परिवर्तन देखने को मिला। औद्योगिक नीति के आधार पर व्यापार करने वाले राष्ट्रों के बीच में कड़ी प्रतिस्पर्धा भी हुआ। यानी 1991 के वैश्वीकरण के पश्चात कह रहा है कि व्यापार करने वाले लोगों में भी कंपटीशन हुआ, पुरानी चीजों को
छोड़ के हम लोग आज नए नए, पहले हम लोग धोती कुर्ता पहनते थे, गमछी लेते थे, आज हम लोग पैंट शर्ट पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे कपड़े हैं जो पहनते हैं हम लोग, चाहे वो महिलाओं में हो या पुरुष में हो। यानी आप हर चीज से देख रहे हैं अपने आप में परिवर्तन हो रहा है। वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण के कारण आर्थिक विकास के क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिला। लोगों ने एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र जाकर खुला अधिकार प्राप्त किया, आर्थिक विचारों को एक समूह से दूसरे समूह में साझा किया। वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण से आम आदमी के जीवन की कठिनाई तो हुई, लेकिन अर्थव्यवस्था पर अमीर देशों का वर्चस्व जो था वो समाप्त हो गया। कुछ हद तक आलोचना का भी बल झेलने को मिला। यानी कह रहा है कि औद्योगिकरण आने से तो ये चीज हुआ कि पहले जो गरीब राष्ट्र थे उनको आगे बढ़ने का मौका मिला, जो एक दूसरे के अंडर थे वो अपने आप को उभारने का उनको मौका मिला। कुछ हद तक आलोचनाएं भी इसको मिली, लेकिन वैश्वीकरण और उदारीकरण ने श्रम बाजार में कुछ घटनाओं की भूमिका नगण्य हो गई। यानी इस तरीके से बाजार में प्रगति हुई उदारीकरण और निजीकरण की, वैश्वीकरण की, कि जो लोग कुछ निंदा करते थे वो सब क्या हो गया, समाप्त हो गया। लोगों के अंदर बदलाव आया और विकसित राष्ट्र अमेरिका, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका, चीन जैसे इत्यादि भारतीय मूल के वैज्ञानिक भी काम करने का मौका मिला। यानी विकसित राष्ट्रों में भारतीय मूल के वैज्ञानिकों का और जो कुशल दक्ष मानव पूंजी थे उनको काम करने का मौका मिला। तकनीकी क्षेत्र में वैज्ञानिक की बुद्धि समायोजन विकास भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों में संभव कर पाना पॉसिबल नहीं था। यानी जो हायर जो बुद्धि के लोग थे, डेवलप थे, उनको यहाँ पे उतना मौका नहीं मिल पाता जो कि अदर कंट्रीज में उनको मौका मिले। जैसे कल्पना चावला ही भारतीय मूल की थी जो कि अंतरिक्ष में गई थी, इंडिया में उसको मौका मिलता नहीं मिलता, लेकिन अदर कंट्रीज में उसको मिला। वर्तमान मंदी के कारण सेवा क्षेत्र में काफी प्रभावित है। उपभोक्ता की मांग बढ़ रही है परंतु उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। यानी मांग बढ़ रही है लेकिन उस वस्तु का मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जो कि आर्थिक मंदी का शिकार हो चुका है। इन उत्पादनों में लागत मूल्य भी कम आय प्राप्त हो रही है, यानी जितना लगा रहे हैं उससे भी कम आय प्राप्त हो रहा है। और विकसित राष्ट्रों में तकनीकी वैज्ञानिक की छटनी करके रोजगार मुक्त किया जा रहा है। यानी विकसित देश जो क्या कर रहा है, तकनीकी कर्मचारी को आर्थिक मंदी में छांट दे रहा है, जिससे जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। भारत में भी इसका असर पड़ा क्योंकि यहाँ पूंजी बाजार काफी मजबूत अवस्था में अभी भी नहीं है। यानी इंजीनियर आज भी बाह्य स्रोतीय में लगे हुए हैं। यानी बहुत सारे इंजीनियर हैं जो दूसरे राज्यों में जाकर काम कर रहे हैं। खास करके भारत में सूचना प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र काफी मजबूत है, जो पूरे विश्व में हमारे इंजीनियर का स्थान अव्वल है। हमारा आधारभूत संरचना कठोर होने के बावजूद भी वर्तमान मंदी का असर कम पड़ा। यानी कह रहा है कि हमारे बहुत सारे कर्मचारी हैं जो दूसरे राज्यों में जाकर, दूसरे देशों में जाकर काम करते हैं, इसका आर्थिक मंदी का असर कम पड़ा, क्योंकि दूसरे देशों में सबसे अव्वल हमारे इंजीनियर माने जाते हैं। शहर में सूचना प्रौद्योगिकी विश्व में सबसे अग्रणी श्रेणी में आता है। इस मंदी का प्रभाव बिहार के कुछ राज्यों पर पड़ा, जिसमें इंजीनियरों की मंदी के कारण राष्ट्र में रोजगार में थे, उन्हें निकाल दिया गया। फलस्वरूप नए सिरे से उन्हें रोजगार हासिल करने की आवश्यकता पड़ी। इस वर्तमान मंदी में प्रतिकूल प्रभाव विश्व के अधिकांशतः भागों पर पड़ा। कृषि प्रधान देश में भी के कारण जनसंख्या के अधिकता भार के मंदी का दुष्प्रभाव अधिक पड़ा। यानी बहुत लोग कह रहा है कृषि पर आधारित होते हैं, इसी कारण इसका प्रभाव बहुत कम पड़ा, यानी नकारात्मक पड़ा। यानी लोगों को रोजगार छूटने का डर नहीं हुआ। ज्यादातर लोग 67% लोग हमारे यहाँ खेती ही करते हैं, इसी कारण ज्यादा इसको असर देखने को नहीं पड़ा। मंदी के वर्तमान दौर में इस बात की आवश्यक होना चाहिए कि बिहार में कृषि और कृषि जनित उद्योग के अत्यधिक मजबूत बनाया जाए। वर्तमान में मंदी का बुरा प्रभाव पूरे भारत पर नहीं दिखा, क्योंकि इस बुरा हाल नहीं हुआ, क्योंकि विकसित राष्ट्रों में मुख्य रूप से लोग मानव पूंजी पर ही निर्भर करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे लोग कृषि पर भी निर्भर करते हैं। भारतीय पूंजी बाजार मजबूत है, श्रम शक्ति उच्च दक्षता और विशाल श्रम शक्ति के कारण यहाँ आशा व्यक्तित्व होता है और 21वीं सदी में भारत को उच्च विकास की सीमा पर पहुंचने के लिए, मतलब अत्यधिक विकास का राष्ट्र, यानी माना जा सकता है कि 21वीं सदी में भारत अत्यधिक विकास की श्रेणी में पहुंच सकता है, ऐसा कल्पना किया जा रहा है। आगे आने वाले वर्षों में सामान्य रूप से संपूर्ण भारत में, विशेष करके बिहार में सेवा क्षेत्र का अपार संभावना है। 2020 में चीन सहित पूरे संपूर्ण अमेरिका, यूरोप के देशों में बूढ़ों की संख्या युवकों की संख्या में बहुत अधिक कम होगी। यानी वहां लोग बूढ़ों की संख्या ज्यादा होगी, लेकिन भारत में युवाओं की संख्या 2020 तक अधिक होगी। और विशेष
भारत विशेष रूप से युवाओं का देश कहला जाएगा और कुशल श्रमिक और बाह्य स्रोतीय संपूर्ण विश्व पर हावी होगा। यानी कह रहा है कि 2020 तक 2020 में तो हम लोग हैं ही, भले ही कोरोना वायरस की वजह से हम लोग प्रभावित हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि 2020 तक भारत युवाओं का देश, यानी आज हमारे यहाँ 65% युवा वोटिंग है और अन्य प्रकार के सभी लोग ज्ञान सीख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा देश कुशल है, भले ही उसकी मान्यता न दी जाए, उसको ऑप्शन नहीं दी जाए, मौका नहीं दिया जाए, लेकिन हम लोग कार्य कुशल हैं, हर चीज से दक्ष हैं। हमारे यहाँ के युवा पढ़े लिखे भी है, हर कार्य को करने के लिए सक्षम रखते हैं। तो इसी के साथ आपका ये अध्याय समाप्त हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे वैश्वीकरण, 6 लेसन तक समाप्त हो जाएगी, इसमें भी वैश्वीकरण कल हम लोग पढ़ लेंगे, ये भी खत्म हो जाएगा कल। देखते हैं, प्रयास करते हैं कल खत्म हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। तो कल हम लोग 6 लेसन पढ़ेंगे। इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त होता है। आप लोग क्वेश्चन बनाइए, इसका टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।